क्या कभी ये सोचा है कि एक अच्छी डरावनी कहानी कैसे हमें अपनी सीट से उछलने पर मजबूर कर देती है? वो क्या चीजें होती हैं जो एक लेखक इस्तेमाल करता है डर को बनाने के लिए, शब्द दर शब्द? आज हम एक क्लासिक हिंदी हॉरर कहानी के एक-एक हिस्से को खोलकर देखेंगे, ये समझने के लिए कि आखिर डर की ये मशीनरी काम कैसे करती है। तो कहानी की शुरुआत होती है इसी एक लाइन से, जो माहौल में एक अजीब सा डर घोल देती है। ये एक मामूली से पावर कट को किसी अलौकिक शक्ति से जोड़ देती है। मतलब पहली ही लाइन में राइटर ये साफ कर देता है कि नीमखेड़ा गांव में दुनिया के आम नियम कानून लागू नहीं होते। कहानी हमें ले जाती है नीमखेड़ा, एक ऐसी जगह जो सूरज ढलते ही किसी अनजाने डर के साए में चली जाती है। और इस अंधेरे में कदम रखता है समीर, एक नौजवान इंजीनियर जो लॉजिक और साइंस में यकीन रखता है। उसे एक बहुत सीधे साधे काम के लिए भेजा गया है, गांव की बिजली ठीक करना। लेकिन उसे क्या पता था कि नीमखेड़ा में कुछ भी सीधा साधा नहीं है। और यहीं पर कहानी का जो असली टकराव है ना, वो सामने आता है। एक तरफ है समीर का मॉडर्न साइंटिफिक नजरिया और दूसरी तरफ गांव वालों का सदियों पुराना अंधविश्वासी डर। तो मामला सिर्फ बिजली के तारों का है ही नहीं, ये जंग है लॉजिक और अंधविश्वास के बीच। तो समीर, जो अपनी साइंस की दुनिया में है, वो जैसे ही अपना पहला कदम आगे बढ़ाता है, उसे पता चलता है कि ये सारा डर एक बहुत ही खास जगह से आ रहा है। पुराना पावर हाउस, एक ऐसी जगह जिसे गांव वाले कहते हैं मौत का दरवाजा। रामू काका की ये सीधी चेतावनी कहानी में टेंशन को एकदम से बढ़ा देती है। ये कोई मामूली वार्निंग नहीं है, ये तो एक तरह की भविष्यवाणी है। राइटर यहाँ साफ कर रहा है कि इस रास्ते पर जाने का मतलब है सीधे सीधे मौत को दावत देना। और ये वार्निंग हवा में नहीं दी गई है। गांव वाले उस रास्ते की एक भयानक तस्वीर खींचते हैं। सोचिए, एक वीरान पावर हाउस, एक शापित कुआं और एक पुरानी दुखद घटना की कहानियां। ये सब मिलकर उस जगह को कोई आम लोकेशन नहीं, बल्कि अपने आप में एक जीता जागता बुरा सपना बना देते हैं। यहाँ राइटर समीर को एक क्लासिक हॉरर फिल्म के किरदार की तरह दिखाता है। वो घमंडी भारी इंसान जो किसी की नहीं सुनता। वो इन सारी चेतावनियों को गांव वालों का आलस मानकर हंस देता है और अनजाने में खुद को सीधे खतरे की तरफ धकेल देता है। और हम ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं, क्या उसका लॉजिक उसे बचा पाएगा या फिर गांव वालों का डर ही सच निकलेगा। खैर, कहानी हमें ज्यादा इंतजार नहीं कराती। अब आता है वो मोमेंट जब पहली बार कोई अनजान दस्तक समीर के तर्कों के दरवाजे पर होती है। और ये एक ऐसी मुलाकात है जो सब कुछ बदलने वाली है। यहाँ पर राइटर ने जो टेंशन बिल्ड की है वो कमाल की है। देखिए कैसे पहले एक ठंडी सी सरगोशी सुनाई देती है, फिर दरवाजे पर 3 धीमी सी दस्तकें होती हैं, और फिर वही 3 दस्तकें, लेकिन इस बार और जोर से और ज्यादा करीब से। ये बढ़ता हुआ डर हमारी भी धड़कनें तेज कर देता है। दरवाजा खुलता है तो सामने सोमेश नाम का एक अजीब सा लड़का खड़ा है। उसका पीला चेहरा और मदद के लिए उसकी बेताबी देखकर किसी को भी दया आ जाएगी। और राइटर यहीं पर समीर को एक मुश्किल में फंसा देता है। एक तरफ उसका दिमाग कह रहा है कुछ गड़बड़ है, पर दूसरी तरफ इंसानियत कहती है मदद तो करनी पड़ेगी। और यहीं कहानी का सबसे डरावना पल आता है। जैसे ही समीर सोमेश के पीछे पीछे चलने लगता है, उसे एहसास होता है कि सोमेश के चलने की कोई आवाज ही नहीं आ रही। जैसे वो जमीन पर चल ही नहीं रहा, बल्कि हवा में तैर रहा हो। बस यही वो पल है जब हकीकत के नियम टूट जाते हैं। तो बस जैसे ही ये एहसास होता है, लॉजिक की दुनिया पीछे छूट जाती है। अब समीर उस रास्ते पर है जहां उसका सामना एक ऐसे सौदे से होगा जो इस रात का असली भयानक मकसद सामने लाएगा। जिस घर में समीर पहुंचता है, वो जगह सोचकर ही अजीब लगता है। हर तरफ सड़न की एक तेज बदबू, धूल और मकड़ी के जाले। बाहर एक टूटा हुआ बिजली का खंबा और अंदर चारपाई पर चादर से ढकी एक लाश। ये सारी चीजें मिलकर एक ऐसी तस्वीर बनाती हैं जहां जिंदगी ने बहुत पहले ही दम तोड़ दिया था। और फिर सिर्फ एक लाइन में वो भयानक सच सामने आ जाता है जिसे समीर का दिमाग मानने को तैयार ही नहीं था। बस इस एक पल में शक की जो आखिरी दीवार थी वो भी गिर जाती है और वो पूरी तरह से इन अलौकिक ताकतों के चंगुल में फंस जाता है। लेकिन कहानी यहाँ एक बहुत ही अजीब मोड़ लेती है। सोचिए, बदला लेने के बजाय वो भूत समीर से कहता है, कसूर आपका नहीं है साहब,
ये एक लाइन कहानी को और भी उलझा देती है। मतलब ये सिर्फ बदला लेने वाली आत्माएं नहीं हैं, इनका मकसद कुछ और है, कुछ ज्यादा ही भयानक। और फिर असली विलेन का नाम सामने आता है, सिस्टम। एक बड़ा बिना चेहरे वाला सिस्टम जिसने उन्हें भुला दिया था। अचानक से ये कहानी सिर्फ एक भूत प्रेत की कहानी नहीं रह जाती, ये एक बहुत गहरी बात बन जाती है उन लोगों के बारे में जिन्हें समाज और सिस्टम पीछे छोड़ देता है। तो ये था असली सौदा। समीर को मदद के लिए नहीं बुलाया गया था, उसे तो एक बलि के तौर पर लाया गया था। टूटे हुए खंबे को एक जान चाहिए ताकि गांव में हमेशा के लिए रोशनी लौट सके। ये एक भयानक सौदा है जहां सिस्टम की नाकामी का कर्ज खून से चुकाया जाना है। और जैसे ही ये भयानक सच सामने आता है, शुरू होती है समीर के जिंदगी की दौड़। ये कहानी का वो हिस्सा है जहां डर और एक्शन एक साथ अपने चरम पर हैं। दरवाजा एक झटके से टूटता है और समीर भागता है, बस अपनी जान बचाने के लिए उस तूफानी रात में भागता है। और उसके पीछे भूतों की चीखें, उनकी हंसी की आवाजें, जैसे कोई शिकारी अपने शिकार का पीछा कर रहा हो। पर ये कोई नॉर्मल दौड़ नहीं है, जहां एक और भयानक ट्विस्ट है। रास्ता ही उसका दुश्मन बन गया है। वो एक ऐसी भूल भुलैया में फंस गया है जो उसे बार बार उसी डरावने घर के सामने लाकर खड़ा कर देती है। अब सिर्फ भूत ही नहीं, बल्कि पूरी कायनात ही जैसे उसके खिलाफ हो गई है। और आखिरी में जब सारी उम्मीदें खत्म हो जाती हैं, समीर पहुंचता है उसी शापित कुएं पर जिसके बारे में उसे चेतावनी दी गई थी। मतलब कहानी जहां से शुरू हुई थी, डर के उसी पॉइंट पर आकर रुक जाती है। वो अपने पीछा करने वालों और एक और डरावनी जगह के बीच फंस गया है जहां से भागने का कोई रास्ता नहीं। तो हम इस कहानी के विश्लेषण को इसी एक परेशान करने वाले सवाल पर खत्म करते हैं। सोमेश का ये सवाल कहानी को एक डरावनी घटना से उठाकर एक गहरे नैतिक सवाल में बदल देता है। क्या किसी की जरूरत के वक्त खामोश रहना भी एक जुर्म है? क्या किसी की तकलीफ देखकर चुप रह जाना भी एक तरह का गुनाह है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका कोई आसान जवाब नहीं है, और शायद यही बात इस कहानी को इतनी असरदार और भयानक बनाती है।